बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। ला दबाकर मारा गया। बॉडी की ज़्यादातर हड्डियाँ टूट रखी थी, गर्दन की हड्डी टूट रखी थी, पैरों की हड्डी टूट रखी थी। उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आंखों से खून आ रहा था, प्राइवेट पार्टों से खून आ रहा था। एक हाफ नेकेड बॉडी मिलती है, रेप और फिर उनका मर्डर कर दिया गया। उसके बाद उन्हें मौमिता की बॉडी देखने को मिलती है। ये केस है कोलकाता का, जो कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले घटा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जो कि नॉर्थ कोलकाता में 1886 में स्टेबलाइज हुआ था। ये भारत का एक सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है और 8 अगस्त 2024 की रात इस कॉलेज में कुछ ऐसा घटा जिसे सुनकर आपको भी काफ़ी गुस्सा आएगा। 8 अगस्त 2024 को डॉक्टर मौमिता देवनाथ, जो कि 31 साल की थी और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की डिग्री पूरी कर रही थी। उस रात वो अपनी 36 घंटे की शिफ्ट पर थी। डॉक्टर के लिए इतने बड़े बड़े ड्यूटी आवर्स काफ़ी आम बात होती है। मौमिता रात को अपने पेरेंट्स से बात करके उनको गुड नाइट बोल के वो हॉस्पिटल में मेडिकल राउंड पे चली जाती है। इतनी रात को हॉस्पिटल में मेडिकल राउंड पे निकलना मौमिता के लिए काफ़ी आम बात थी, क्योंकि वो इतनी रात में हॉस्पिटल में राउंड पर अक्सर निकला करती थी और ये उनका काम भी था। हॉस्पिटल में मेडिकल राउंड करने के बाद सारे पेशेंट्स को वो चेक करती हैं और ये सब करने के बाद रात के 2 बजे मौमिता एक ब्रेक लेती हैं और अपने कॉलेज के 4 कलीग्स के साथ खाना खाने बैठ गई। और जिस सेमिनार रूम में ये सब खाना खाने बैठते हैं, उस सेमिनार रूम में कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन रूम के बाहर कॉरिडोर में सीसीटीवी इंस्टॉल्ड थे। खाना खा के सब अपनी ड्यूटी आवर्स पे वापस चले जाते हैं, लेकिन थकान के कारण मौमिता वहीं सो जाती हैं। रात के 3 बजे एक इंटर्न के जगाने पर मौमिता उठ के रिपोर्ट चेक करती हैं और रिपोर्ट चेक करने के बाद मौमिता दोबारा सो जाती हैं। लेकिन फिर सुबह 7:30 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक हाफ नेकेड बॉडी मिलती है, जो कि काफ़ी बुरी कंडीशन में थी। बॉडी की ज़्यादातर हड्डियाँ टूट रखी थी, गर्दन की हड्डी टूट रखी थी, पैरों की हड्डी टूट रखी थी, आंखों से खून आ रहा था, प्राइवेट पार्टों से खून आ रहा था। और ये बॉडी और किसी नहीं, मौमिता देवनाथ की ही थी। मौमिता की बॉडी देखकर पता लग रहा था कि उनके साथ काफ़ी ब्रूटली रेप और फिर उनका मर्डर कर दिया गया। सुबह 10:53 पर हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मौमिता के मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, आप जल्द से जल्द कॉलेज आ जाइए। और फिर 11:15 पर मौमिता के पेरेंट्स को दोबारा सुपरिटेंडेंट का फ़ोन जाता है और वो कहते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर दिया है कॉलेज में। ये सब सुनकर मौमिता के पेरेंट्स काफ़ी हिल जाते हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मौमिता के पेरेंट्स जब कॉलेज पहुँचते हैं तो उन्हें डायरेक्टली मौमिता की बॉडी देखने नहीं दी जाती। उन्हें पहले 3 घंटे वेट करवाया जाता है, उसके बाद उन्हें मौमिता की बॉडी देखने को मिलती है। बॉडी देखने के टाइम पर उनसे ये कह दिया जाता है कि आप बस एक फ़ोटो लेकर बाहर आ जाइए। मौमिता के पेरेंट्स को उसकी बॉडी देखते ही पता लग चुका था कि उनकी बेटी का रेप और फिर उनका मर्डर कर दिया गया है। मौमिता के पेरेंट्स कहते हैं अब हम मौमिता को तो नहीं बचा पाए, लेकिन हमें उसके लिए इंसाफ चाहिए। हॉस्पिटल में बात फैलते ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पीजी ट्रेनर्स प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं और एक ऑटोप्सी की डिमांड करते हैं। ऑटोप्सी मीन्स टू एग्जामिन अ डेड बॉडी टू फाइंड द रीज़न ऑफ डेथ, विक्टिम की बॉडी के मरने का कारण ढूंढना। ये खबर फैलते ही देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। सुबह 11:30 बजे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की एक टीम कॉलेज पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक केस रजिस्टर किया जाता है, जो कि अननेचुरल डेथ का होता है। बट फैमिली के पुलिस कंप्लेंट करने के बाद उसे रेप और मर्डर केस में चेंज कर दिया जाता है। फिर पुलिस की टीम 15 कंप्यूटर कॉलेज में इंस्टॉल कर
हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करती है और फिर 5 लोग को इन्वेस्टिगेट के लिए पकड़ लिया जाता है जो कि उस रात फुटेज में दिखाई दे रहे थे। फिर उन 5 लोगों से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो सारे निर्दोष निकलते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज को री एग्जामिन किया जाता है तब उसमें एक शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी शर्ट पहना एक आदमी फुटेज में कैप्चर होता है, जिसने कि एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी गले में डाल रखी थी। इस आदमी का नाम संजय रॉय था और ये 9 अगस्त को सॉल्ट लेक के पास पुलिस बैरक में लोकेटेड था। 10 अगस्त को एक टीम भेजी जाती है और संजय रॉय को पकड़ लिया जाता है। अब संजय रॉय से पूछा जाता है कि तुम्हारा ईयरफोन कहाँ है, तब वो बोलता है कि वो तो गुम गए। लेकिन जब पुलिस संजय रॉय के मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करती है तब उसका मोबाइल उन ईयरफोन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, जो कि पुलिस को क्राइम सीन पर मिला था। अब संजय रॉय की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को संजय रॉय की बॉडी पर नाखून से स्क्रैच करने के निशान मिलते हैं और दूसरे भी इंजरीज के निशान मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद संजय खुद एडमिट कर देता है कि उसने ही ये सब किया है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। संजय को उसके परिवार में भी कोई पसंद नहीं करता था, इंक्लूडिंग उसकी माँ, उसकी बहनें, उसकी बीवी। उसकी बहन एक सब इंस्पेक्टर थी जो कि बोलती थी कि अगर ये मर भी गया तो हम इसकी बॉडी तक कलेक्ट करने नहीं आएंगे। संजय ने पुलिस को एज एन सिविक वॉलंटियर ज्वाइन करा था। सिविक वॉलंटियर वो होते हैं जो कि पुलिस की ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्पांस के टाइम मदद करते हैं। ये ऑफिशियली पुलिस के मेंबर नहीं होते, यह वर्कर्स होते हैं जिन्हें 12,000 रुपये की सैलरी मिलती है। लेकिन संजय अपने आप को एज एन पुलिस ही इंट्रोड्यूस करता था। उसने अपनी बाइक पर भी पुलिस लिखवा रखा था और वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के काफ़ी क्लोज था। ये सब काम पैसा कमाने के लिए ही किए थे। वो पेशेंट से पैसा लेता था और उन्हें एडमिट करवाने का वादा करता था। ये संजय रॉय के खिलाफ पहली कंप्लेंट नहीं थी, उसके खिलाफ पहले भी कंप्लेंट हो चुकी थी। उसने अपनी बीवी को पीटा था, तब उसके खिलाफ एक कंप्लेंट हुई थी, लेकिन पुलिस ने तब भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और वो पुलिस के साथ एज एन सिविक वॉलंटियर काम करता रहा। संजय के पकड़े जाने पर भी जनता खुश नहीं थी, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ गैंग रेप हुआ है, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में मल्टीपल पेनिट्रेशन बॉडी के साथ पता लगते हैं। लेकिन अब तक एक सस्पेक्ट पकड़ा गया है जो कि संजय रॉय है। अब कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल पर आ जाती है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी होता है वो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है उसको एग्जामिन करना। लेकिन जब मौमिता के पेरेंट्स को फ़ोन करने से पहले प्रिंसिपल से कोई अप्रूवल नहीं लिया गया, बल्कि प्रिंसिपल ने विक्टिम को ही दोष देते हुए कहा कि लड़कियों का इतनी देर रात में सेमिनार हॉल में जाना काफ़ी इर्रिस्पॉन्सिबल है। प्रिंसिपल की इतनी नासमझ बातें सुनकर डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज और अदर स्टाफ्स ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। प्रिंसिपल के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और 12 अगस्त को उसने रिज़ाइन कर दिया, बट गवर्नमेंट ने उसका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया और उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। प्रिंसिपल के बारे में बातें खुलने पर पता चलता है कि संदीप घोष एक बहुत ही करप्ट आदमी है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हर काम में वो पैसा खाता है। स्टूडेंट के कमीशन ना देने पर वो उन्हें फेल करवाता है और फेल करवाने की धमकी भी देता है, और स्टूडेंट के आवाज़ उठाने पर उसके खिलाफ वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शन यूज़ करता है उन्हें फेल करवाने और अदर चीज़ों के लिए। अब जनता का विश्वास कोलकाता पुलिस से उठ गया था और जनता काफ़ी आक्रामक होने लगी थी, इसलिए केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और अब इस केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन अगर इस केस में भी जनता सड़कों पर नहीं आती तो ये केस भी बहुत से केसों की तरह दबा दिया जाता और मुजरिम ज़्यादातर केसों की तरह यूं ही सड़कों पर घूमता रहता और अपना दूसरा शिकार ढूंढता। अगर इस देश में डॉक्टर्स ही सेफ नहीं रहेंगे तो बाकी क्या ही होगा और ये देश कहाँ जाएगा। क्योंकि पहला और आखिरी केस नहीं था, ऐसे कई केस रोज़ रजिस्टर होते होंगे, कितने ही मुजरिमों को सज़ा मिलती होगी। उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट जल्द से जल्द मुजरिम को सज़ा देगी। तो आप लोग भी कमेंट में अपने रिव्यूज़ दें इस केस के बारे में। थैंक यू।